Hello guys, welcome back to Edugiri. I hope all of you are doing great. 3rd अगस्त का न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं चलिए एंड आई होप आप हमें टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे होगे। ऐसी आस्क गवर्नमेंट टू ओवरहॉल मतलब चेंज, एक मेजर चेंज लेकर आने के लिए बोला है सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को, किसके अंदर, नीट यूजी ऑन अ डेडलाइन। नीट यूजी क्या है? मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है ना। और के राधा कृष्णन जो इसरो के एक्स चीफ हैं, उनके अंडर जो कमेटी बनी है उनको कहा गया है कि आप जो है मेजर चेंजेस लेकर आइए। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे pronounced a scathing judgment calling out the flip-flops of the NTA in the conduct of national eligibility cum test entrance test 2024 for admission to undergraduate medical courses and put the government on a deadline to completely restructure the exam। तो हम यहाँ लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट has asked government to restructure NEET UG एग्जाम। अब नीट यूजी में क्या हो गया था? पेपर लीक हो गया था इस बारी, बट क्योंकि उन्होंने कहा कि इतने मेजर लेवल पे पेपर लीक नहीं हुआ है तो रिकंडक्ट नहीं करवाएंगे, बट हाँ पेपर लीक हुआ। तो नीट क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी, नेशनल एलिजिबिलिटी, एक मिनट, नेशनल या पूरा ही डिलीट करते हैं। तो नीट का फर्स्ट बनाते हैं, क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। किसके लिए एग्ज़ाम है नीट का? अंडर ग्रेजुएट, जो आफ्टर 12th मेडिकल के कोर्सेज है, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के लिए, आपका जो ये एग्ज़ाम है, कौन सा एग्ज़ाम है? नीट का एग्ज़ाम है, ठीक है जी। नीट का एग्ज़ाम इसलिए होता है। अब उसके बाद अब इसके अंदर कौन कंडक्ट करता है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एनटीए कंडक्ट्स, एनटीए क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है ना। अब उसने क्या बोला है कि आप इसको रीस्ट्रक्चर, गवर्नमेंट को बोला है कि आप रीस्ट्रक्चर करो, कैसे ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है उसमें चेंजेस लेकर आओ। एनटीए सफिशिएंट रिसोर्सेज, एनटीए के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं कि वो रीस्ट्रक्चर कर पाए, ठीक है। द 3 बेंच जज हैड डायरेक्टेड द सेंटर एक्टिंग थ्रू द हाई पावर्ड कमिटी हेडेड बाय फॉर्मर इसरो चेयरमैन टू रिकमेंड एंड इम्प्लीमेंट टॉप टू बॉटम ओवरहॉलिंग ऑफ द टेस्ट। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? सुप्रीम कोर्ट recommended सेंटर एक्टिंग, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टिंग थ्रू हाई पावर्ड कमिटी headed by former ISRO, that is Indian Space Research Organization chairperson के राधा कृष्णन। चेंज इन टेस्ट प्रोसेस की, जो टेस्टिंग प्रोसेस है उसके अंदर चेंज लेकर आए, और ये बाय सितंबर जो है। द कोर्ट डायरेक्टेड टू सबमिट द रिपोर्ट टू बी सबमिटेड टू एजुकेशन मिनिस्ट्री बाय 30th September, ठीक है ना। द मिनिस्ट्री हैज़ टू टेक डिसीजन ऑन द कमिटीज रिकमेंडेशन विद इन अ मंथ देयर आफ्टर एंड इम्प्लीमेंट द प्लान ऑफ एक्शन। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री टू टेक डिसीजन ऑन recommendations
within a month and implement plan of action. गवर्नमेंट हैज़ टू फाइल कंप्लायंस रिपोर्ट, मतलब कि हमने ये कर दिया है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, देखो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि रीनीट नहीं होगा, ये तो जुलाई वाली जजमेंट में ही हमको बता दिया था। अब इन्होंने बोला है कि जो नीट का एग्ज़ाम है, नीट के एग्ज़ाम की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज का एग्ज़ाम है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है। क्योंकि ये पेपर लीक हुआ, क्योंकि इस पेपर के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस हुए इस साल, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जैसे ही एग्ज़ाम कंडक्ट होता है आप इसके अंदर चेंजेस लेकर आइए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो आपने कमेटी बिठाई है, ठीक है ना, जो कि कौन हेड करे, के राधा कृष्णन, और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपका 100% क्वेश्चन बनेगा, 100%, ठीक है। तो के राधा कृष्णन जो कि इसरो के चेयरपर्सन रह चुके हैं, फॉर्मर मतलब एक्स चेयरपर्सन है, ठीक है ना, उनको बोला है कि आप जो है चेंज करें टेस्ट प्रोसेस में, रेकमेंड करें, एजुकेशन मिनिस्ट्री को रिपोर्ट फाइल करें, और एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है विद इन अ मंथ जो है प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड करेगी, और कंपाइलेशन रिपोर्ट जो है, कंप्लायंस रिपोर्ट जो है, वो किसको सबमिट करेगी, सुप्रीम कोर्ट को। आइए और आगे पढ़ लेते हैं। डाटा प्रोटेक्शन मेजर्स, पीरियोडिक ऑडिट्स, ठीक है, सरप्राइज इंस्पेक्शंस ऑफ टेस्ट सेंटर्स, ग्रीवेंस रिड्रेस, तो ये सब कुछ वो कह रहे हैं कि करिए। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डिटेलिंग स्पेसिफिक टाइमलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट, चेंजेस टू प्रेफर्ड सिटी, सीलिंग ऑफ OMR शीट्स after handing them over to invigilators, comprehensive CCTV surveillance of test centers including real time मॉनिटरिंग। तो वो कह रहे हैं कि बिल्कुल मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए और सर्वेलेंस भी होनी चाहिए, CCTV सर्वेलेंस होनी चाहिए। रिग्रेस चेक्स एंड बैलेंसेस एट एवरी स्टेज फ्रॉम द, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा गया कि डिफरेंट स्टेजेस में जो लूप होल्स पकड़ी गई हैं वो अब दोबारा ना हो, ताकि पेपर लीक ना हो पाए। तो जो हमने नोट्स बनाए वो बिल्कुल बढ़िया हैं, यहाँ से MCQ का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये बता रहे हैं कि क्या चीज़ें हुई हैं, बट यहाँ से MCQ का क्वेश्चन नहीं आएगा जब तक कि ये बता नहीं देते क्या चेंजेस आते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन Friday refused to set up a special investigation team headed by a former top court judge to probe का मतलब क्या होता है, investigation, to probe investigation the allegations of quid pro quid, कि एक काम के बदले में दूसरा करना, ठीक है ना, एक के बदले में दूसरा, कि ये यहाँ पर अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मतलब समझेंगे, ठीक है ना। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मतलब समझेंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो मतलब है वो समझेंगे। तो व्हाट आर इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स यूज टू बी अ थिंग जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, कोई भी जाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए बॉन्ड खरीद सकता था, जितने मर्जी रुपए का, 1000, 10,000, लाख, करोड़, इतने का, और वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो है इन कैश करवा सकती थी। ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स होते थे जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स अवेलेबल होते थे। अब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स, मान लो ABC गया बैंक, ABC बैंक गया और उसने BJP के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया, ठीक है ना, या EFG गया बैंक, ठीक है, और उसने कांग्रेस के लिए खरीद लिया, या कोई और गया, ठीक है ना, बैंक, और उसने तृणमूल कांग्रेस के लिए खरीद लिया, TMC के लिए, ठीक है। अब ऐसे खरीद के देते थे, बट ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये अनोनिमस रहती थी, इन्फॉर्मेशन जो है अनोनिमस रहती थी। अनोनिमस का मतलब सीक्रेट, किसी को नहीं पता चलता था कि किसने कौन सी पार्टी को कितने कितने पैसे दिए, ठीक है ना। तो चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट में, दिस वाज चैलेंज्ड, ठीक है, दिस वाज चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज हुआ, ये लिखना मत, लिखना है तो लिख लो, बट इसमें से MCQ नहीं आता। जब ये चैलेंज हुआ, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई गलत है, ये तो अनोनिमस सीक्रेट रख रहे हैं, तो दिस इज़ रॉन्ग। तो उन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ना केवल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा, उन्होंने कहा कि जितनी इंफॉर्मेशन है ये वाली कि किसने कौन सी पार्टी को कितने रुपए दिए, ये आप पब्लिक करो, ठीक है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोला तो पब्लिक हो गई इन्फॉर्मेशन। तो अब ये इन्फॉर्मेशन स्टडी करी गई, ठीक है ना। अब इसमें चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट में और लोग पहुंच गए, वो कहते कि जो पार्टीज है ना, जो पार्टी इन पावर है, उन्होंने इस तरीके से ABC ने पैसे डलवाए BJP के अकाउंट में, ठीक है ना। मान लो 1 करोड़ आया, ठीक है ना। अब उस 1 करोड़ के बदले में BJP ने या तो कुछ एलोकेट कर दिया इनको, कुछ लाइसेंस दे दिया, कुछ क्लियरेंस दे दी जो अटकी पड़ी थी,
कि ऐसा इन्होंने किया होगा। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है कि ये जो आप कह रहे हो दिस इज अजम्पशन, क्योंकि आप जितनी इंफॉर्मेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हमें दी है उसमें से कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। वो क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहे हैं, जितनी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, ठीक है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो इन्फॉर्मेशन है ये वाली, उसमें ये नज़र नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम ऐसे ही सिर्फ अजम्पशन के बेस पे हम प्रोब नहीं बिठा सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है ना, सिर्फ अजम्पशन के बेसिस पे हम प्रोब जो है वो नहीं बिठा सकते। तो अब नोट करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू सेट अप स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम to investigate allegations of quid pro quo among political parties, public servants एंड कंपनीज या कहीं पे भी रिलेटेड टू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ठीक है ना, तो क्यों क्या कह रहे हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन अजम्पशंस। वो क्या कह रहे हैं कि ये वाली चीज़ की इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बेसिस पे क्विड प्रो क्विड हुआ है, एक चीज़ के बदले में दूसरी गई है, ये सिर्फ और सिर्फ अजम्पशन के बेसिस पे है, क्योंकि जो डाटा पब्लिकली अवेलेबल हुआ है उसके अंदर ये प्रूफ नहीं हो पाया है। तो उन्होंने कहा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं हम बिठाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। मोदी अर्ज टू क्रिएट न्यू लाइन सैंक्चुरीज इन गुजरात। राज्यसभा MP said he has drawn the attention of Prime Minister Narendra Modi to various issues related to Asiatic lions। गिर फॉरेस्ट कहाँ पर है, गुजरात में है गिर फॉरेस्ट, ये वाली चीज नोट कर लेंगे। गिर फॉरेस्ट जो है गुजरात में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बुक आई है कॉल ऑफ गिर, ठीक है ना, वो निकाली है परिमल दत्वानी ने दी है। ठीक है, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी कह रहे हैं कि न्यू लाइन सेंचुरी बनाने को कहा जा रहा है, बट आपको बताना चाहिए गिर फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पर है। और एक और होमवर्क कि बरदा भी गुजरात में ही है वैसे, पर चेक कर लेना बरदा लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, ये ढूंढ के लिखना है अपने नोट्स में। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं। अब SC suggests setting up of a neutral panel for talking with protesting farmers। तो फार्मर्स अभी भी शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं, जो कि हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है, वहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि हम एक न्यूट्रल इंसान को लेकर आते हैं जो कि बात करें, न्यूट्रल पैनल टू नेगोशिएट विद द फार्मर्स। ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट सुजेस्ट्स। अब ये फर्क है, सुजेस्ट का मतलब बिठाई नहीं है, अभी कह रहे हैं कि यार बिठा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट सुजेस्ट्स न्यूट्रल पैनल टू नेगोशिएट विद द फार्मर्स। ठीक है ना, कहाँ पर बैठे हैं, शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं। हैव ब्लॉक्ड, कौन सा ब्लॉक्ड, शंभू बॉर्डर। तो शंभू बॉर्डर को ब्लॉक किया हुआ है। शंभू बॉर्डर क्या है, इज द लिंकिंग पंजाब एंड हरियाणा। शंभू बॉर्डर किसको लिंक कर रहा है, पंजाब एंड हरियाणा को। ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट सजेस्ट कि भैया एक न्यूट्रल पैनल बनाते हैं जो कि इनसे बात कर सके। ठीक है ना, और ये कहाँ पे बैठे हैं, शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं, शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं। शंभू बॉर्डर पंजाब और हरियाणा को लिंक करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यूपी गवर्नमेंट कॉन्टिन्यूज टू फेस हीट ओवर नजूल लैंड बिल। अब नजूल लैंड बिल क्या है, समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ऑन फ्राइडे डिमांडेड द परमानेंट विड्रॉल ऑफ उत्तर प्रदेश नजूल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एंड यूज फॉर पब्लिक पर्पसेज बिल 2024, कॉलिंग इट अ डिसीजन दैट वुड कंप्लीटली अपरूट होम्स। तो यहाँ पर पहले बिल का नाम लिखेंगे, ठीक है ना, फिर कुछ और काम करेंगे। तो यहाँ पर बिल का नाम लिखते हैं, बिल का नाम है उत्तर प्रदेश नजूल प्रॉपर्टी
नजूल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एंड यूज फॉर पब्लिक पर्पसेस बिल 2024। ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश में ये है। अब इसके अंदर यहाँ पर ठीक है ना क्या करेगा, इट इज इंटायरली अप्रूव्ड। अब ये कह रहे हैं कि ये तो खत्म कर देगा, तो नजूल लैंड क्या होता है पहले ये लिख लेते हैं फिर समझेंगे। नजूल लैंड रेफर्स टू गवर्नमेंट ओन्ड land and not directly managed as स्टेट प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट ओन लैंड है बट स्टेट प्रॉपर्टी की तरह नहीं गवर्न होता। ठीक है ना, अब एक मिनट, दीज वर ओरिजिनली एक्वायर्ड ड्यूरिंग द colonial period for purposes such as public utilities, administrative functions, or settlement of displaced individuals. Over time they have been used or leased for various public and private purposes. अब यहाँ पर ये हमें क्या बता रहे हैं कि नजूल प्रॉपर्टी क्या है। नजूल प्रॉपर्टी, नजूल लैंड जो है वो कह रहे हैं कि ये है तो गवर्नमेंट की, ठीक है ना, स्टेट प्रॉपर्टी है, बट इसको थोड़ा अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। कब ली गई, कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिशर्स के टाइम पे एक्वायर करी गई, और पब्लिक यूटिलिटी के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लिए, जो सेटलमेंट डिस्प्लेस हुए इंडिविजुअल्स उनके लिए ये ली गई थी। ठीक है ना, और अब ओवर टाइम लीज पे देने लग गए कि चलो रेंट आता रहता है गवर्नमेंट को। ठीक है, On Wednesday, the State Assembly has passed the bill that aims to prevent its conversion into private ownership. ठीक है ना, अब ये जो बिल है, ठीक है ना, स्टेट असेंबली पास्ड अ बिल, स्टेट असेंबली passed a bill, state assembly passed a bill to prevent it from converting into प्राइवेट ओनरशिप। कि मतलब आप इसको, ये कभी कभी प्राइवेट ओनरशिप कर देते थे कि चलो जिसने लीज पे ली हो या किसी को चाहिए तो दे दो उसको, तो वो कहते अब ये अलाउ नहीं होगा। However, Thursday Council did not approve it. The bill proposes that any court proceeding or application for transferring Nazul land to private individuals or institutions will be cancelled. बिल क्या कहता है, any application to transfer Nazul land to private institutions to be cancelled. ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं कि जो भी नजूल की एप्लीकेशन आए वो अप्रूव ना करें। ठीक है ना, तो इस पे जो ऑपोजिशन है वो कह रही है गलत है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो पूरा हो गया कि नजूल लैंड क्या है। अगर हम इसका एक छोटा सा टेबल बनाएं इधर, ठीक है ना, तो नजूल प्रॉपर्टी क्या है। नजूल प्रॉपर्टी जो है, एक मिनट रुको, इसको बिल्कुल पता है ना। हाँ, नजूल प्रॉपर्टी क्या है, स्टेट ओन्ड है, बट कैसे स्टेट ओन्ड हुई,
कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिशर्स के टाइम पे एक्वायर करी थी, ठीक है ना। यूज़ क्या किया स्टेट ने, जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लिए इसको यूज़ किया, फिर लीज पे देने लग गए, ठीक है ना। अब ये जो नज़ूल लैंड है इसकी प्राइवेट ओनरशिप, मतलब गवर्नमेंट से प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाती होगी ये, उसके ऊपर बिल आया है कि उस पर रोका गया है कि अब वो एप्लीकेशन नॉट अलाउड बोला गया है, नज़ूल को प्राइवेट ओनरशिप होने से रोका जा रहा है, ठीक है ना। तो ये है, चलिए आगे चलेंगे। अब यहाँ पे अराइव्ड इन न्यू दिल्ली ऑन May 10 एज ए 17 चाइनीज एम्बेसडर। तो अब यार इतने दिनों बाद, महीनों बाद चाइनीज एम्बेसडर आए, तो हमें पता होना चाहिए कि 17th चाइनीज एम्बेसडर जो है वो कौन है। डर टू इंडिया, ये लिंक होते हैं बिटवीन कोई भी कंट्री का जो भी एम्बेसडर है, ये इंडिया और चाइना के बीच में लिंक कौन बनेंगे, ये, ठीक है ना। ये बताएंगे कि भैया ये चाहता है इंडिया। जू फी होंग, हांगकांग से होंग हो जाएगा जू फी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब ये कह रहे हैं इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, जो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अब यहाँ पर बात करेंगे जो वायनाड में हुआ है उसके बारे में, ठीक है। चलिए एक रीडिंग मारते हैं। इन द अर्ली डार्क आवर्स ऑफ July 30, नेचर स्टेज अ macabre डांस ऑन टू स्लीपी विलेजेस इन द लैप ऑफ वेलेरीमाला हिल रेंज इन द वेस्टर्न घाट्स। तो वेलेरीमाला हिल रेंज में ये गलत चीज़ हो गई, जहाँ पर रात को जो है ये लैंडस्लाइड हुए। इन अ फ्यू मिनट्स रफली 200 हाउस होल्ड्स इन द बिगेस्ट एवर लैंडस्लाइड इन केरला's हिस्ट्री वर वाइप्ड आउट। तो क्या आया वहाँ पर, लैंडस्लाइड आया और 200 घर जो थे केरला के बिगेस्ट लैंडस्लाइड में वाइप आउट हो गए, ठीक है। व्हेन द सन रोज इन द मॉर्निंग, Mundakai and Churamala, twin settlements in Wayanad's Vellarimala village in Mepadi Panchayat, had vanished, transforming a landscape of rolling hills into a horrifying trail of havoc। ठीक है, सुबह उठे तो देखा कि ये तो गांव है ही नहीं है, ठीक है ना। ये दो विलेजेस जो हैं चुरालमाला और वैली माला विलेज जो है, जो वायनाड के अंडर आते हैं मेपाडी पंचायत में, वो है ही नहीं है, ठीक है। Two landslides at about 1 a.m. and 10 a.m. have killed over 200 people so far and injured about 500. The total number of people missing is nearly 300. The ISRO's National Remote Sensing Center would later release, तो उन्होंने पिक्चर्स निकाली कि कैसे क्या हुआ। तो वायनाड के अंदर, केरला के अंदर लैंडस्लाइड्स हुए हैं, ठीक है ना। तो ये हम विलेजेस तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, वायनाड लैंड स्लाइड। तो यहाँ पर हमने पहले भी नोट किया था कि वायनाड कहाँ पर है, केरला में है, ठीक है ना। कौन से दो वायनाड के विलेजेस में लैंडस्लाइड हुए हैं, ये हुए हैं मुंडाकई एंड चुरालमाला, ठीक है ना। ये दो में हुए हैं विलेजेस, जहाँ पर विलेजेस हिट बाय लैंडस्लाइड, villages hit by लैंडस्लाइड, ठीक है ना। तो बाई चांस अगर पेपर में आ जाए, वैसे बहुत कम होता है, वायनाड ही आएगा मोस्टली। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर पहले ये छोटा सा पैराग्राफ पढ़ते हैं और साथ साथ में मार्क करते जाते हैं। द जूरिस्प्रूडेंस ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, इज द फिलोसफी एंड थ्योरी ऑफ लॉ। जूरिस्प्रूडेंस क्या है, यहाँ पे लिखते रहेंगे, पहले हम लिखेंगे, ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस ऑफ, एक मिनट, ये थोड़ी खुली जगह पे लिखेंगे, जूरिस्प्रूडेंस ऑफ एफर्मेटिव एक्शन, ठीक है ना। ये दो वर्ड्स हैं यहाँ पर, जूरिस्प्रूडेंस क्या है, थ्योरी ऑफ लॉ, ठीक है। थ्योरी ऑफ लॉ, जो लॉ है उसको हम, थ्योरी ऑफ लॉ की, लॉ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये टाइप्स ऑफ लॉ हैं, पनिशमेंट वाला लॉ है, ठीक है, सुधारने वाला लॉ है, ऐसे टाइप्स के लॉ होते हैं। तो ये इसको क्या कहते हैं, लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, थ्योरी ऑफ लॉ, लॉ कैसा हो सकता है। एफर्मेटिव एक्शन का मतलब क्या होता है, ऑल्सो समटाइम्स रिजर्वेशंस को, जो है रिजर्वेशंस, जो कोटा प्रोवाइड होता है जॉब्स में, एजुकेशन में, वो एफर्मेटिव एक्शन है। रेफर्स टू सेट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस विद इन अ गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन सीकिंग टू बेनिफिट जो पिछड़ी हुई ग्रुप्स हैं उनको ऊपर लेकर आने के लिए जो एक्शंस लिए जाते हैं। तो लिखेंगे रेफर्स टू a set of policies and practices
and practices within a government or organization seeking to benefit marginalized ग्रुप्स. मतलब एक्शन, फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन. एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिजर्वेशन. ठीक है ना. तो यहाँ पर वो कह रहे हैं एफर्मेटिव एक्शन. अब एफर्मेटिव एक्शन क्या है, जब कोई पिछड़ी हुई जो ग्रुप है उसको आगे लेकर आने के लिए कोई एक्शन, एफर्मेटिव एक्शन उसको बोला जा रहा है, जब गवर्नमेंट या फिर ऑर्गेनाइज सीकिंग टू बेनिफिट मार्जिनलाइज ग्रुप जैसे रिजर्वेशन है. तो वो कह रहे हैं कि जो जूरिस्प्रूडेंस ऑफ एफर्मेटिव एक्शन, जो लॉ है जो एफर्मेटिव एक्शन से डील कर रहा है, वो इवॉल्व हो रहा है. इवॉल्व मतलब चेंज हो रहा है, डायनेमिक है, जैसे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से चेंज हो रहा है. फ्रॉम अ नोशन ऑफ फॉर्मल इक्वालिटी. ठीक है ना. इक्वालिटी कहा गया कि शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब जो है, जो अदर क्लासेस हैं, रिजर्व्ड अनरिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, उनके बराबर हमको लेकर आना, ये बोला गया. बट फिर देखा गया कि शेड्यूल कास्ट के अंदर ही इनइक्वालिटी होने लग गई है. जो पिछड़ रहे हैं बहुत पिछड़ रहे हैं, जो आगे आ रहे हैं वो आगे आ रहे हैं. तो उन्होंने कहा ये क्या है, सब्सटेंसिव इक्वालिटी की तरफ बढ़ गए हैं. सब्सटेंसिव इक्वालिटी इज कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट दैट एम्स टू अचीव फेयर एंड जस्ट आउटकम्स ऑफ डिसएडवांटेज. तो यहाँ पर मतलब और आगे बढ़ गया. पहले हम फॉर्मल इक्वालिटी पे थे, अब हम सब्सटेंसिव इक्वालिटी पे आ गए हैं, मतलब और डीप रूटेड इनइक्वालिटी खत्म कर रहे हैं. रिजर्वेशन इज नो मोर सीन एज एन एक्सेप्शन टू इक्वालिटी नॉर्म बट एज अ डीपनिंग ऑफ द आइडिया ऑफ इक्वालिटी बाय एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी एंड अकोमोडेशन. अब वहाँ पे वो कह रहे हैं कि पहले तो ये था कि हाँ इक्वालिटी है ये है, बट अब और डीप घुस गए, क्योंकि क्या जजमेंट आई है कि सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, कि शेड्यूल कास्ट के विद इन ढूंढो कौन बहुत पिछड़ा हुआ है, उसको ऊपर लेकर आने के लिए कीजिए चीजें. ठीक है. उसके बाद द लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जो अभी अभी जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, अलाउइंग स्टेट्स टू क्लासिफाई शेड्यूल कास्ट इनटू ग्रुप्स एंड गिव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू द वीकर एंड मोर बैकवर्ड अमंग देम is line with this progression. By a majority of 6-1, the court has rejected the idea that SCs constitute a single. तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि होमोजीनियस नहीं है, होमोजीनस क्लास नहीं बनती है. होमोजीनस क्लास मतलब एक जैसी. एससी एक जैसे नहीं है. एससी के अंदर एक कैटेगरी है, बी कैटेगरी है, सी कैटेगरी है, जिसके अंदर ए कैटेगरी में जो फैमिलीज आईएएस आईपीएस बन गई हैं, जिनके बिजनेसेस सेट हो गए हैं, उनको आप रूरल वालों से नहीं कंपेयर कर सकते, सुप्रीम कोर्ट कहता. द वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम्पल भी आईएएस आईपीएस की दी कि एक आईएएस आईपीएस का जो बच्चा है और एक गांव के अंदर जो बच्चा पढ़ रहा है शेड्यूल कास्ट का ही, क्या वो इक्वल है? नहीं इक्वल है, सुप्रीम कोर्ट कहता. द वर्डिक्ट डिसलॉजेस अ 2005 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट ईवी चिन्हैया वर्सेस एपी. यहाँ पर अगर कोई क्लैट एलएलएम का बच्चा है तो ये जजमेंट जरूर पढ़े, बाकी और किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है. उन्होंने ये वाली जजमेंट जो है ये स्ट्रक ऑफ कर दी है, क्योंकि इस जजमेंट में क्या कहा था कि एससी कम्युनिटीज को आप ग्रुप्स में नहीं बांट सकते. ठीक है ना. अब यहाँ पे प्रेसिडेंशियल नोटिफाइज, तो प्रेसिडेंट जो है ये नोट करेंगे सभी, आर्टिकल 341. ठीक है ना. आर्टिकल 341 में क्या है, आर्टिकल 341 वो आर्टिकल है जिसके अंदर प्रेसिडेंट नोटिफाइज द लिस्ट. प्रेसिडेंट नोटिफाई करते हैं शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट को, लिस्ट ऑफ एससीज. ठीक है ना. एससीज की लिस्ट को, एसटी नहीं एससीज. अब इसके साथ छेड़छाड़ करनी पहले अलाउड नहीं थी स्टेट्स को, अब अलाउड है. दिस जजमेंट वॉज, अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी दी थी ऐसे रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के बीच में से निकाल के, उनको कहा कि ये वाले बहुत पिछड़े हुए हैं, इनको थोड़ी ज़्यादा रिजर्वेशन दे देते हैं. ठीक है ना. तब अलाउ नहीं किया बट अब अलाउ है. द मेजॉरिटी वर्डिक्ट इज बेस्ड ऑन क्लियर रिकॉग्निशन दैट एससीज डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ होमोजीनियस क्लास. ठीक है. तो ये हम लिख लेते हैं कि मेजॉरिटी वर्डिक्ट किस पे किसके ऊपर है. मेजॉरिटी वर्डिक्ट इज बेस्ड ऑन clear recognition that SCs, that scheduled castes do not constitute a homogeneous class, do not constitute a homogeneous class.
होमोजीनियस क्लास मतलब हर शेड्यूल कास्ट एक जैसा नहीं है, हर शेड्यूल कास्ट एक जैसा नहीं है, ये कह रही है सुप्रीम कोर्ट कि हर शेड्यूल कास्ट एक जैसा नहीं है, इनमें भी डिफरेंसेस आ गए। पहले था कि सारे शेड्यूल कास्ट पिछड़े हुए थे, अब शेड्यूल कास्ट में भी कुछ पिछड़े हुए रह गए, कुछ आगे निकल गए। ठीक है, अब जो पिछड़े वाले हैं वो पिछड़े ही रह रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन में वो आगे वाले जो हैं वो सीट्स लेके जा रहे हैं, पिछड़े वाले पिछड़े ही रह गए। अंडर द प्रेसिडेंशियल लिस्ट दे हैव अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बट इट डज नॉट मीन दैट देयर आर नो डिफरेंसेस इन द एक्सटेंड ऑफ बैकवर्डनेस, कि बैकवर्डनेस के एक्सटेंड में वो पिछड़ गए हैं। अ हिस्ट्री ऑफ अनटचेबिलिटी है, तो ये सारा बोल रहे हैं। और उन्होंने, हमने ये कल भी लिखा था कि एससीज और एसटी में भी वो कह रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर लेकर आओ, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर लेकर आओ, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर लेकर आओ। ठीक है ना, तो एनएल सैट वालों का यहाँ पर टॉपिक ये बन सकता है कि क्या क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो है वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एससी एसटी में लेकर आना चाहिए। आज की डेट में आपको पता होना चाहिए कि ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, एससी एसटी में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया तो अभी मैंने 1-2 दिन पहले ही समझाया, तो वहाँ से जाके देख लेना। इसके बाद वेनेजुएला में क्या हुआ है, वेनेजुएला में इलेक्शंस हुए, पावर के अंदर जो प्रेसिडेंट आ गए हैं वो हुगो चावेज आ गए हैं, मर गए थे ये तो, हुगो चावेज तो निकोलस माडुरो आ गए हैं। निकोलस माडुरो जो है इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रही थी कि भैया ये तो बहुत ही बेकार पॉलिटिशियन है। ठीक है ना, अगर हम इलेक्शंस का जो प्री पोल रिजल्ट होता है उसमें देखें तो ये हार रहे थे, बट अब ये जीत गए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि इन्होंने इलेक्शंस में गड़बड़ करी है। तो वेनेजुएला के अंदर निकोलस मदुरो ये है। ठीक है ना, इनको कितने प्रतिशत वोट पड़े, 53%। ठीक है ना, 53% वोट्स पड़े हैं, 51 सॉरी, इसको पढ़ ही लेते हैं, 1 मिनट में गलत लिख रही हूँ, चलो इसको रीडिंग करते हैं। इन निकोलस माडुरोज वॉच वेनेजुएलास इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टेड 80%, कम हुई 80% इकोनॉमी। ठीक है ना, सम 7.8 million Venezuelans fled from the economic hardship. If extreme poverty was at 11% in 2013, the year Hugo Chavez died and Mr. Maduro ascended to president, it now stands at 53. Extreme poverty इतनी ज़्यादा बढ़ गई है वहाँ पर। ये कंट्री जो है ऑयल में बहुत ज़्यादा रिच है, विटनेस्ड एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट। ठीक है ना, बिफोर द जुलाई 28 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ओपिनियन पोल्स शोड दैट एडमुंडो गोंजाल्वेस द मेन ऑपोजिशन कैंडिडेट हैड अ 20-point लीड ओवर द प्रेसिडेंट, बट नन ऑफ दिस सीम टू हैव मैटर्ड। मदुरो जो है 51% वोट से जीत गया और जो दूसरा वाला था वो 44% से हार गया। तो ये सारी स्टोरी बन रही है वेनेजुएला की, तो ये लिखनी पड़ेगी हमको। ठीक है ना, निकोलस मडुरो को क्या पॉइंट बन रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है, वन इलेक्शंस with 51% votes, irregularity in counting, कि काउंट करने में इरेगुलरिटी है, क्योंकि ठीक है ना, ओपिनियन पोल क्या कह रहे थे, ओपिनियन पोल का क्या कहना था, ओपिनियन पोल कह रहे थे कि मडुरो जो है वो पीछे है और एडमुंडो गोंजालेस जो है लीड है उसकी, मतलब वो जीत रहा है। ठीक है ना, ऑपोजिशन कैंडिडेट जो है वो जीत रहा है। ठीक है ना, बट एक्चुअल रिजल्ट्स में एमिडो जो गोंजाल्वेस एक्चुअल रिजल्ट में कितना शो कर रहा है, 44%। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इरेगुलरिटी इन काउंटिंग। ठीक है ना, ये वेनेजुएला में है। ठीक है, तो वहाँ पर कह रहे हैं कौन जीता है, वेनेजुएला प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर देखो प्रोटेस्ट चल रही है, कौन बनता है प्रेसिडेंट, निकोलस मडुरो बनते हैं या फिर एडमुंडो गोंजाल्वेस बनते हैं। और कहा जा रहा है कि काउंटिंग में इरेगुलरिटी हुई है। ये कहाँ पर हुआ है, वेनेजुएला में। और ये क्या है, ऑयल रिच कंट्री है, पैसा बहुत है इनके ऊपर, इनके पास। ठीक है ना, ऑयल रिच कंट्री है। ठीक है ना, इकोनॉमिक डाउनफॉल देख रही है,
इनके टेन्योर में। अब यहाँ पर ना जो ऐसे लिख रहे हैं और जो कहते हैं, जो एग्जाम्पल बड़ी सही एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एक कंट्री जो है अगर लीडर गलत आ जाए तो कितना गलत हो जाता है, क्योंकि 2013 में कहा जा रहा है कि यहाँ पर 11% एक्सट्रीम पॉवर्टी थी, और अगर 2024 में देखें तो ये एक्सट्रीम पॉवर्टी 53% हो गया। कितनी बड़ी बात है, ऑयल रिच कंट्री है, फिर भी ये लोग नहीं अपनी इकॉनमी संवार पा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? कि लीडर बहुत बेकार है, लीडर बहुत बेकार है, ठीक है ना, और गवर्नमेंट और पावर से जाने का नाम नहीं ले रहा है, इरेगुलरिटी इन काउंटिंग पाई गई है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल दे सकते हो कि जब एक लीडर खराब होता है तो कितनी दिक्कत आ सकती है। We are nudging industry to use less automation and more labor, says फाइनेंस सेक्रेटरी। तो फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो क्या कह रहे हैं कि हम इंडस्ट्री को बोल रहे हैं कि आप कम से कम ऑटोमेशन यूज़ करो, ऑटोमेटिक चीज़ें कम से कम यूज़ करो, ज़्यादा लेबर जो है वो लगाओ, ठीक है ना। In the aftermath of the devastating landslide in Wayanad in Kerala, the union government has reissued for the sixth time in a decade, a draft notification classifying parts of the Western Ghats in 6 states as ecologically sensitive areas. Ecologically sensitive areas जो हैं वो डिक्लेयर करे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आई है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे Union government reissued for 6th time in a decade. एक डेकेड में कितने ईयर्स होते हैं? 1 decade has 10 years. 1 decade is equal to 10 years, ठीक है ना। तो ये पता होना चाहिए आपको, इन अ डेकेड, ठीक है। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन classifying parts of the Western Ghats in 6 states as ecologically sensitive एरियाज, ठीक है ना। तो उन्होंने इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज जो हैं, अब अगर कोई इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है तो क्या, अगर कोई इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है तो उसके अंदर क्या नहीं अलाउड होती? इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज such as quarrying, mining, and large infrastructure development. रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, मतलब नॉट अलाउड कि ये सब कुछ हो पाए। पहले भी निकाला गया था, बट वहाँ के जो लोकल्स हैं, जो गवर्नमेंट है केरला की, दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। अब ये हो गया है तो शायद एक्सेप्ट कर लें। वहाँ पे हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स और ये सब नहीं अलाउ होंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं मान रही थी, ठीक है ना। is yet to come law as 6 affected states have rejected to specific places। तो यहाँ पर states जो हैं वो रिजेक्ट कर देती हैं, बट हाँ ये निकाला गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि ESA इसकी फुल फॉर्म क्या है। अगर ESA डिक्लेयर हो जाए तो क्या हो जाता है, वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो अलाउड नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट upholds validity of Tamil Nadu's Arunathaiyar Kota law। Supreme Court upholds validity of Tamil Nadu's Arunathaiyar कोटा। तो अब यहाँ पर सब कैटेगराइजेशन पहले अलाउड नहीं थी, इन्होंने करी सब कैटेगराइजेशन, बट अब क्योंकि अलाउ कर दी गई है तो अलाउ हो गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर, ठीक है ना, क्या हो रहा था यहाँ पर? प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट
अमंग SC अलाउड, ठीक है ना। शेड्यूल कास्ट में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है वो कह रहे हैं कि वो अलाउड है, ठीक है ना। तो ये कर रहे थे 16% ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर SCs should be offered to the community। मतलब 16% इन्होंने सीट्स किसको दे दी, अरुण थायार्स को दे दी। कितनी परसेंट सीट्स दे दी, 16% सीट्स दे दी। कौन सी कम्युनिटी को, अरुण थियार। ये कहाँ पर हुआ है, तमिलनाडु में। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया, मतलब अपहोल्ड्स मतलब अलाउड, अलाउड रिजर्वेशन, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना कि शेड्यूल कास्ट के विद इन फॉल करते हैं ये अरुण थियार, ठीक है। अब इनको 16% रिजर्वेशन मिलेगी, इनको मिलेगी 16% रिजर्वेशन, ठीक है ना। बाकी सबको जो बची कुची है वो मिलेगी, ठीक है। ये बोल रहे हैं। आगे चलेंगे। गवर्नर शुड बी अ ब्रिज बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये PM ने बोला है, ठीक है ना। अब PM यहाँ पर क्या हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स हुई दिल्ली के अंदर, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में मिले और ये सब हुआ। बस यहाँ पर हमें इतना ही पता होना चाहिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स जो है वो कहाँ पर हुई, दिल्ली में हुई थी, ठीक है ना। बस इतना ही पता होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। Only government can fact check news on minister's minister. The Minister of Electronics and Information Technology, Railways and Information Broadcasting, Ashwini Vaishnav, on Friday acknowledged that the Supreme Court stay on notification of Press Information Bureau's fact check unit set up to report alleged misinformation and fake news about the government. The notification has been stayed by the Honorable Supreme Court, but our point is anything related to the Government of India, only the Government of India can say whether it is correct or wrong. Mr. Vaishnav said in response to supplementary question that is still under contest. ठीक है, अब यहाँ पर Press Information Bureau PIB Information Bureau Fact Check Unit set up to report alleged misinformation and fake news about union government stayed by सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर क्या हुआ है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, इसको देखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि देखो, ये आपको यहाँ पर माइंड मैप बना के मैं दिखाती हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है ना, PIB के अंदर एक FCU बना दिया, फैक्ट चेकिंग यूनिट बना दिया, ठीक है ना। फैक्ट चेकिंग यूनिट को कहा कि अगर सोशल मीडिया पे आपको कोई भी पोस्ट दिखे जो क्या है, जो कि फेक है या मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है यूनियन गवर्नमेंट से लेकर के, तो आप उसको रिमूव करवाओ, ठीक है ना। ये चैलेंज हो गया, ये चैलेंज हो गया कि आप फेक और मिस इन्फॉर्मेशन को कैसे रिमूव करवा सकते हो, ठीक है। या फिर हमारा तो जो राइट टू स्पीच है वो वायलेट हो रहा है। तो यहाँ पे मिनिस्टर कह रहा है कि आपका राइट टू स्पीच कैसे वायलेट हो रहा है, अगर आप गलत बोल रहे हो गवर्नमेंट के बारे में तो गवर्नमेंट हटवाएगी ना, ये तो गवर्नमेंट का वो है। और मोर ओवर ये गवर्नमेंट को ही पता होगा कि गलत क्या है सही क्या है। तो ये अब जो है ये हो रखा है, बॉम्बे हाई कोर्ट में भी इसका केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर स्टे लगा रखा है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। US citizens land in Texas after huge swap का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज। मतलब USA ने रशिया के प्रिजनर्स रशिया भेज दिए, रशिया ने USA वाले भेज दिए। तो US सिटीजन्स रशिया US प्रिजनर स्वैप का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन कौन आया है, जर्नलिस्ट इवान गर्चकोविच, ठीक है। उसके बाद अलसू कुर्माकोव,
शेवा पॉल वीलान। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है बिकॉज इनके अगेंस्ट बहुत सारे केसेस चल रहे थे। यूएस सिटीजन हैं और जर्नलिस्ट हैं, और रशिया ने इनके साथ बड़ा ही कुछ किया हुआ था। वो स्वॉप में एक्सचेंज में जो है रशिया वापस आ गए, यूएस से वापस आ गए हैं। ठीक है। स्लाइन हमास चीफ बरेड इन कतर एमिड वॉर्स ऑफ रिवेंज। तो यहाँ पर जो हमास के चीफ हैं, ठीक है ना, इस्माइल हानिये बरिड इन कतर। कहाँ पर बरी हुए हैं? इन कतर। ये भी इंपॉर्टेंट है कि फिलीपींस या गाजा वगैरह में तो लेके जा नहीं सकते थे, तो कहाँ पर बरी हुए हैं? इनकी डेथ कहाँ पर हुई? ईरान में हुई। ठीक है ना। इनकी डेथ कहाँ पर हुई? ईरान में हुई। पर बरी कहाँ पर हुए हैं ये? बरी कहाँ पर हुए हैं? कतर में। ठीक है ना। हमास के जो है ये, ठीक है, कल हमने ये पढ़ लिया था। अब यहाँ पर हम ये पढ़ लेते हैं, एक बार रीडिंग ले लेते हैं। मॉडर्नर्स एंड सपोर्टर्स बिड फेयरवेल ऑन फ्राइडे टू इन कतर टू हमास लीडर Ismail Haniyeh after his killing in Tehran. Blamed on Israel has heightened regional tensions as the Gaza war dragged on. Thousands of people gathered at the Gulf Emirates' largest mosque, where Haniyeh's casket draped in Palestinian flag was taken before leaving again for burial in Lusail, north of Doha. Haniyeh's predecessor Khaled Meshal spoke at the ceremony, saying that slain leader has arrived, his cause, his people. Palestine will remain from the river to the sea. The Zionists have no place in the land of Palestine. Now यहाँ पर Zionist का मतलब क्या है? जियोनिस्ट मूवमेंट क्या है? देखो, जियोनिस्ट मूवमेंट जो है, अब यहाँ पर आपको पूरा समझना पड़ेगा कि ये इनका दिक्कत क्या है इसराइल और पैलेस्टीन को आपस में। तो मान लो ये जो जगह है ना, ये जो प्रेजेंट डे इसराइल है, प्रेजेंट डे इसराइल, प्रेजेंट डे जो पैलेस्टीन बोलते हैं, गाजा वेस्ट बैंक, ठीक है ना, गाजा वेस्ट बैंक, ठीक है, ये पैलेस्टीन बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत साल पहले जो जूस हैं वो रहा करते थे। जूस यहाँ पर बहुत साल पहले रहा करते थे। अरब्स ने अटैक किया, अरब्स ने अटैक किया, ठीक है ना, और इनको भगा दिया। ये वर्ल्ड ओवर चले गए, वर्ल्ड ओवर में भाग गए ये लोग। यहाँ पे बहुत सारे अटैक्स हो रहे थे। अब वहाँ पर जूस के साथ जो जुडाइज़्म फॉलो करते हैं, ठीक है ना, रिलीजन, उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था यूरोप में स्पेशली। ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेशन में तो ये लोग माहिर हैं। तो यूरोप में इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो इनके लीडर्स, जो जुडाइज़्म के लीडर्स हैं, जूस के जो लीडर हैं, उन्होंने जियोनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट करी। जियोनिस्ट मूवमेंट में क्या कहा? प्लेस फॉर जूस। उन्होंने कहा कि हम प्लेस फॉर जूस लेके रहेंगे। और प्लेस फॉर जूस उन्होंने सोचा कहाँ पे लें? वहीं पर लेंगे जहाँ पर पहले रहते थे। इतने सालों में यहाँ पर अरब्स बस चुके थे, पैलेस्टीनियंस बस चुके थे। अब पैलेस्टीनियंस के पास गए, वो कहते हम तो जगह खाली नहीं करेंगे। जूस ने वहाँ पे जगह खरीदनी स्टार्ट कर दिया और प्रेजेंट डे इसराइल डिक्लेयर कर दिया। पैलेस्टीन कहते ये हमारी जगह है, जूस कहते ये हमारी जगह है। इसलिए ये दोनों आपस में अब लड़ रहे हैं। तो जॉनिस्ट मूवमेंट इज द प्लेस फॉर जूस, जिस मूवमेंट के थ्रू जूस ने इसराइल बनाया। ठीक है। उसके बाद एटलीस्ट 13 डेड एज प्रोटेस्टर्स हिट नाइजीरियन स्ट्रीट्स ओवर गवर्नमेंट पॉलिसीज। कीनिया के अंदर, नाइजीरिया के अंदर बहुत ज़्यादा, कीनिया के अंदर प्रोटेस्ट हो रही है, नाइजीरिया के अंदर प्रोटेस्ट हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि टैक्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है। ये होने दो, आगे चलेंगे। ऑस्ट्रेलिया ब्लेम सीरियस फेलियर्स फॉर इजरायली स्ट्राइक ऑन WCK कॉन्वॉय। WCK कॉन्वॉय वर्ल्ड सेंट्रल किचन स्टाफ का कॉन्वॉय था, जो कि फ्रेश गर्म खाना प्रोवाइड कर रहा था गाजा के लोगों को, जहाँ पर वॉर चल रही है इसराइल के साथ। ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अटैक करना सबसे गलत था। उनकी गाड़ी पे अटैक कर दिया कि ये तो NGO वाले इनको क्यों मारा। US sues TikTok over privacy violations of children under 13. The US Justice Department filed a lawsuit against TikTok and parent company ByteDance for failing to protect children's privacy on social media app. The government said TikTok violated a law that requires services aimed at children to obtain parental consent to collect personal information. तो यहाँ पर केस किसके अगेंस्ट? US सूज टिकटॉक, मतलब केस फाइल करा है टिकटॉक ओवर प्राइवेसी वायलेशंस ऑफ चिल्ड्रन अंडर 13। ठीक है ना। पेरेंट्स कंसेंट रिक्वायर्ड होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी कौन सी है? पेरेंट कंपनी इज ByteDance।
ठीक है ना, वायलेटिंग पेरेंटल कंसेंट, पेरेंट्स का कंसेंट रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड टू कलेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन अंडर द एज ऑफ 13। ठीक है, NCLT ओकेज बाईजूस BCCI पैक्ट सेट असाइड इंसॉल्वेंसी ऑर्डर। अब इंसॉल्वेंसी ऑर्डर होता क्या है? अब देखो यार, यहाँ पर बाईजूस है, ठीक है ना, और BCCI है। बाईजूस गया BCCI के पास कि मैं अपनी टी शर्ट पे, क्रिकेट की टी शर्ट पे मेरा नाम लिख दो, ठीक है ना। BCCI कहता है इतना पैसा लगेगा, BCCI ने नाम लिख दिया, बाईजूस ने पैसे नहीं दिए, ठीक है ना। अब क्या हुआ, BCCI गया NCLT के पास। NCLT क्या है? ठीक है, NCLT के पास आप जा सकते हो अगर कोई आपके पैसे नहीं दे रहा है। NCLT को आप बोलोगे देखो जी बाईजूस मेरे पैसे नहीं दे रहा, ये कंपनी लूट चुकी है, इसको बंद करो, ये लोगों को भी डुबाएगा। तो NCLT बाईजूस को बुलाएगी कि आओ, तुमने इसका पैसा क्यों नहीं दिया। तो अगर तो ये कंपनी पैसे दे देगी तो इसको डिसॉल्व नहीं करेंगे, नहीं तो इसको ख़त्म कर देंगे, मतलब इसको बेच देंगे, जिसके पैसे देने हैं वो दे देंगे, या इसका टेक ओवर करवा देंगे, किसी और को बेचवा देंगे कि भैया तुम चलाओ, ये इनसे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये करा। तो अब यहाँ पर ये हो गया था कि डिसॉल्व होगी, ख़त्म होगी कंपनी बाईजूस की, पर बाईजूस कहता मैं पैसे दे रहा हूँ, तो इसलिए अब वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो नेशनल कंपनी लॉ appellate tribunal, that is NCLT Chennai, accepts settlement agreement between Byju's and BCCI. BCCI is Board of Control for Cricket in India। ठीक है ना, तो सेटलमेंट एग्रीमेंट, तो बाईजूस इंसॉल्वेंसी ऑर्डर सेट असाइड। इंसॉल्वेंसी मतलब कि ये बर्बाद हो गया, इसका दिवाला निकल गया, ख़त्म करो इसको, वो अब नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद कैबिनेट अप्रूव्स 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स। कौन कौन से अप्रूव हुए हैं देखते हैं। द यूनियन कैबिनेट ऑन फ्राइडे अप्रूव्ड 8 नेशनल स्पीड हाई रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इतने द इंक्लूड अयोध्या राम मंदिर, गुवाहाटी बाईपास, कैबिनेट 6 लेन बिटवीन थारड। ठीक है, ये अगर ज़्यादा डिस्कस होगा फिर नोट करेंगे, अभी हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ICMR गॉट ₹172 करोड़ फ्रॉम भारत बायोटेक फॉर कोवैक्सीन। नड्डा कौन है? ही इज़ द हेल्थ मिनिस्टर, JP नड्डा इज़ द हेल्थ मिनिस्टर। ठीक है ना। अब यार यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि क्या हुआ था। तो देखो क्या हुआ था बेसिकली, बाईजूस जो है, सॉरी बाईजूस का कहाँ से बात कर रही हूँ, भारत बायोटेक, नॉट बाईजूस। भारत, ये लिखना मत, मैं समझा रही हूँ सिर्फ। भारत बायोटेक, ठीक है ना, ICMR और नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट जो पुणे में है, इन सब ने मिलकर के कोवैक्सीन बनाई, दैट इज़ कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई। ठीक है ना। अब कुछ दिन पहले भारत बायोटेक ने पेटेंट फाइल किया। ठीक है, पेटेंट क्या होता है कि मैं बनाऊंगा, ये कॉपीराइट फाइल किया दवाई पे कि मैं ही बनाऊंगा, मैं ही इसका जानता हूँ क्या है, कोई भी इसको कॉपी नहीं कर सकता कुछ सालों के लिए। पेटेंट लेते हैं मेडिसिन का। अब जब पेटेंट अप्लाई किया तो ICMR उसका नाम नहीं ले लिया, फाइल किया। ठीक है ना, कहता गलती हो गई। ठीक है ना, भारत बायोटेक कहता गलती हो गई, भूल गया कि इन्होंने भी मदद करी है। ठीक है ना, भारत बायोटेक कहता गलती हो गई, माफ़ करो, मैं दोबारा रीअप्लाई कर देता हूँ। ठीक है ना, रीअप्लाई कर देता हूँ। तो इसके ऊपर बहुत हुआ कि भाई ICMR का नाम नहीं आया, ये तो गलत है। तो अब इसी वजह से लोकसभा में इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आंसर दिए जा रहे हैं। आई होप आपको बैकग्राउंड मिल गया होगा। अब इसकी प्रेजेंट न्यूज़
पढ़ लेते हैं। तो प्रेजेंट न्यूज में क्या है, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज रिसीव रुपीज 172 करोड़ एज रॉयल्टी फ्रॉम भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड फॉर जॉइंटली डेवलपिंग कोवैक्सीन एज इंडिजिनियसली डेवलप्ड वैक्सीन। इंडिजिनियसली मतलब हमने खुद बनाई है, मेड इन इंडिया ये वैक्सीन जो है वो है कोवैक्सीन की। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आर के अंदर जिसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जेपी नड्डा जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने बताया है। द मिनिस्टर सेड दैट आफ्टर द यूनियन गवर्नमेंट ऑब्जेक्टेड to the failure to list ICMR as co-owner and co-inventor during the filing of patent for Covaxin, Bharat Biotech has accepted its mistake and rectified it. Rectified it मतलब change करेंगे. Now ICMR, National Institute of Virology, along with 3 scientists and co-owner and co-owners and co-inventors. तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे में है, along with 3 scientists are co-owners and co-inventors of Covaxin. He informed the House that India had given Covaxin in supplies to 7 other countries. हमने 7 other countries में वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के अंदर हमने दूसरी कंट्रीज को प्रोवाइड करी है। Covaxin was jointly developed by ICMR, National Institute of Virology and Bharat Biotech in 2 phases. The first phase was isolate the virus and study the challenges and related issues, and these were done by ICMR and NIV. ठीक है, then the development of vaccine was done by Bharat Biotech, which spent rupees 60 crore to that end. The ICMR spent around 35 crore on the development of Covaxin, including rupees 20 crore towards the phase 3 clinical trials, which involved funding 25 sites for screening and recruiting 25,800 participants. Responding to Trinamool Congress so-and-so who had asked the question, Bharat government took any punitive action against Bharat vaccine for not mentioning the names or not. The minister noted that there had been a joint memorandum of understanding between ICMR, NIV and Bharat Biotech for vaccines development. Initially, when Bharat Biotech filed the patent application, it only included its own name. As soon as the government, तो उन्होंने कहा कि punitive action मतलब अब ये कह रहे punitive action लो, वो कह रहे हैं कि वो मान गए कि हाँ गलती हो गई हमसे, हम ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे लिखेंगे ICMR received rupees 172 crore as royalty from Bharat Biotech International Limited for jointly developing कोवैक्सीन जॉइंटली डेवलप करने के लिए। ठीक है ना, अब कोवैक्सीन कोरोना वायरस की वैक्सीन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इतने पैसे दिए किसने, भारत बायोटेक ने, जो हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। अब इसके अंदर हमें बताया गया कि जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन जो है वो किसने बनाया है, कोवैक्सीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय ICMR plus National Institute of Virology पुणे प्लस भारत बायोटेक, इन तीनों ने मिल करके ये वैक्सीन बनाई है। ठीक है ना, और कह रहे इन तीनों का नाम भी अब मिल करके आएगा पेटेंट के अंदर भी। ठीक है ना, अलॉन्ग विथ 3 साइंटिस्ट, पेटेंट जो जाएगा उसके अंदर ICMR प्लस 3 साइंटिस्ट जो कि ये बायोटेक वालों के हो गए। ठीक है ना, पेटेंट इन द नेम ऑफ, ऐसे लिख लो, इन द नेम ऑफ ICMR 3 साइंटिस्ट, और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है उसके नाम पे ये आएगा। ठीक है ना, नेशनल NIV के नाम से ये आएगा, पेटेंट आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि फेज 1 पे किसने काम किया और फेज 2 के अंदर कितने काम किया। ठीक है ना, फेज 1 पे, फेज 1 was to isolate the virus and study the challenges and related issues, and these were done by ICMR
प्लस NIV, ठीक है ना। और जो फेज 2 था, डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, वो किसने किया? भारत बायोटेक ने किया, ठीक है ना। भारत बायोटेक BBIL ने किया, ठीक है ना इनको। और जो क्लिनिकल ट्रायल्स थे फिर ICMR वो ने किया। तो ये वाला इशू है, इसमें से 100% क्वेश्चन आएगा, बहुत ज़्यादा ना ये मतलब उठ रहा है बार बार। चलो, इंडिया सिलेक्ट्स 2 क्रू मेंबर्स फॉर एक्सियम 4 मिशन टू ISS, ठीक है। इंडिया सिलेक्ट्स 2 क्रू मेंबर्स for Axiom 4 mission to ISS, that is इंटरनेशनल स्पेस सेंटर और स्पेस स्टेशन, ठीक है। हाँ, एक ISS है वो टू टेररिज्म वाला, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इंडियन एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट्स ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एंड ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नैयर हैव बीन शॉर्टलिस्टेड टू गो टू US टू ट्रेन फॉर एक्सियम 4 मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। द नेशनल मिशन असाइनमेंट बोर्ड हैज रिकमेंडेड देम, किसने असाइन किया है? नेशनल मिशन असाइनमेंट बोर्ड, एज प्राइम एंड बैकअप मिशन पायलट फॉर द मिशन। ग्रुप कैप्टन शुक्ला विल बी द प्राइम मिशन पायलट एंड ग्रुप बैकअप में कौन जाएंगे? नैयर। द एक्सियम 4 मिशन इज द फोर्थ प्राइवेट एस्ट्रोनॉट mission to the fourth private astronaut mission है to the ISS. The India-US joint statement during the visit of Prime Minister Narendra Modi to US in June 2023 envisioned ISRO-NASA effort to ISS. तो वहाँ पर बोला गया था कि ISRO NASA की एफर्ट हम करेंगे। ISRO इंडिया का स्पेस वो डिपार्टमेंट और NASA USA का। Towards the goal of mounting a joint ISRO-NASA effort, the Human Space Flight Center of the ISRO has entered in a space flight agreement with NASA identified space service provider Axiom Space Inc. US for its upcoming Axiom 4 mission to the ISS, ISRO said. The agency added that the assigned crew members will be finally approved to fly to the International Space Station by multilateral crew operations panel. They will commence training for the mission from the first week of August, it said. During the mission, the Gagan Yatri will undertake the scientists selected एक मिनट इसको हाईलाइट करते हैं। Take selected scientists, research and technology demonstration experiments on board the ISS, as well as engage in space outreach activities. The experiences gained during the mission will be beneficial for the Indian human space program and will also strengthen human space flight cooperation between ISRO and NASA. तो ये किस लिए हेल्प होगा? गगनयान जो हम प्लान कर रहे हैं उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप कैप्टन शुक्ला एंड नैयर आर अमंग द 4 सेलेक्टेड फॉर इंडियन मिशन गगनयान। तो ये उन 4 में से हैं जो गगनयान मिशन भी करें, जो कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है इंडिया का। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है इसरो का, दैट इज इंडिया का, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ग्रुप कैप्टन शुक्ला इज द एलुमिनस ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड वाज कमीशन्ड ऑन 17 जून 2006 इन द फाइटर स्ट्रीम ऑफ द IAF. ही इज फाइटर कॉम्बैट लीडर एंड अ टेस्ट पायलट विद अप्रॉक्सिमेटली 2000 आवर्स ऑफ फ्लाइंग एक्सपीरियंस. He has flown in variety of aircraft including Sukhoi, MiG-29, Hawk, Dornier, ये सारे इन्होंने उड़ा रखे हैं। ग्रुप कैप्टन नैयर is a alumnus of NDA and recipient of Sword of Honor at the Air Force Academy. He was commissioned in 1998 in the fighter stream of IAF. He is a Cat A flying instructor and a test pilot with approximately 3000 hours of flying experience. He has flown variety of aircrafts. He is also alumnus of United States Staff College and a DS of Defense सर्विस, ये सब वेलिंगटन एंड द फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल। तो ये सारा इनका पूरा CV दिया हुआ है। इसमें से अब हम नोट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट्स 2 क्रू मेंबर्स, 2 क्रू मेंबर्स को इंडिया ने सिलेक्ट किया है फॉर एक्सियम मिशन टू ISS. ISS इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये हमें पता चल गया है, ठीक है। बट अब यहाँ पर हमें इनके नाम लिखने हैं। इंडियन, इनको क्या बुलाया जा रहा है? इंडियन एस्ट्रोनॉट designates group captain Subhanshu Shukla and
group captain and group captain Prashant Balakrishnan नैयर। ठीक है ना, क्या बात कर रहे हैं, प्रशांत बालाकृष्णन नैयर। ठीक है ना, इन दोनों को चूज किया है। तो अब यहाँ पर ये हमें बता रहे हैं कि एक्सियम 4 जो है ये किसने चूज किया, नेशनल मिशन असाइनमेंट बोर्ड जो है हैज रिकमेंडेड देम। इनको रेकमेंड किसने किया है, नेशनल मिशन असाइनमेंट बोर्ड ने। ठीक है ना, अब यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि एक्सियम 4 क्या है, एक्सियम 4 मिशन इज फोर्थ प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक्सियम 4 क्या है, एक्सियम 4 इज द फोर्थ प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है ना, अब इसके अंदर ये कब हुआ, ठीक है ना, पीएम विजिट टू यूएस envisioned इसरो नासा एफर्ट टू ISS। अब ये जो 2023 में विजिट हुई थी यहाँ पर, अब ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि कहाँ पर इन्होंने ये सट्टी बट्टी लगाई। ठीक है ना, उसके बाद अग्रीमेंट किसके बीच में हुए, तो यहाँ पर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर that is HSFC of ISRO entered into a space flight agreement with NASA identified service provider Axiom Space Inc. for Axiom 4 मिशन। तो नासा ने अग्रीमेंट साइन किया है, नासा की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर ने एक्सियम स्पेस इंक के साथ, ठीक है ना, जो है पूरा अग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है ना, मतलब पूरा ये लीगल चीज़ें जो हैं, मतलब लीगल तो है ही, ऑब्वियसली इलीगल तो नहीं जाएंगे, बट हाँ ये पूरे अग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया, एक मिनट, तो यस ये हो गया। अब आगे चलेंगे, एक मिनट, ठीक है ना, इनकॉपरेटेड एक्सियम स्पेस इनकॉपरेटेड, ये जो इंक पीछे लगता है इनकॉपरेटेड होता है, मैं देख रही थी, यही सही मैं बता दूं इससे पहले कुछ गलत हो जाए। उसके बाद आगे चलेंगे, द एजेंसी एडेड क्रूड मेंबर ड्यूरिंग द मिशन। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि गगन यात्री जो है, गगनयान से ये जो मिशन है ये रिलेटेड कैसे है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं गगनयान। ठीक है ना, गगनयान से कैसे ये रिलेटेड है। ठीक है, तो जो ग्रुप कैप्टन शुक्ला एंड नैयर आर अमंग 4 selected for India's गगनयान मिशन। ये देखो, ये वैसे इंडियन एयरफोर्स के IAF के ऑफिसर्स हैं जो कि ऐसे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये गगनयान का इनका मतलब जो हमारा ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम है इंडिया का, उसका भी ये पार्ट है। तो मतलब वहाँ से सीख कर आएंगे और फिर यहाँ वाले 2 को सिखाएंगे और फिर सभी दोस्त मिलकर स्पेस में जाएंगे और इंडिया का नाम रोशन करेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की न्यूज़।
और एक खुशखबरी ये है कि आपके अगस्त के जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज मैंने वो साथ साथ बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। जून जुलाई का तो बैकलॉग है, मई का ख़त्म कर दूंगी मैं जल्दी से, बट अब आगे के बैकलॉग ना हो और आपकी प्रैक्टिस सही से हो तो अगस्त के तो आपको वीकेंड पे ही मिल जाया करेंगे। तो आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड येस, अगर आपको नहीं पता, जनवरी टू जून पे ऑफर चल रही है। आप ₹1500 में ये 6 मंथ्स के जो आपके न्यूज़ हैं वो आप खरीद सकते हैं। 300 का ऑफ मिल रहा है, ठीक है। एंड येस, एनएल सैट का आंसर राइटिंग कोर्स जो है अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी loggery.in पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है, जेन्युइन रिव्यू देना, कमेंट में ज़रूर बताना, एक्सप्लेन भी कर जाना क्यों अच्छा लगा और क्यों नहीं अच्छा लगा, ठीक है ना, फिर ज़्यादा पता चलता है। डू लाइक दिस वीडियो, डू कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू द channel. Thank you for watching the video till the end. Bye bye, take care.